नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज बेरी पे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइन से। 71 लाख के पार हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में आए 67,000 से भी ज्यादा नए मामले। वहीं अब तक 61 लाख से भी ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से रिकवर। पिछले 24 घंटे में 71,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से ठीक। वहीं पिछले 24 घंटे में 800 से भी ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। वहीं अब तक 1,09,000 से भी ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। कई कोरोना मरीजों और सबों की सेवा करने वाले योद्धा आरिफ खान कोरोना से हारे जंग। बताते चले कि कोरोना वॉरियर आरिफ खान शहीद भगत सिंह सेवा दल के साथ ड्राइवर के रूप में जुड़े हुए थे। कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और मरीजों की मौत होने पर सबकी सेवा करने वाले आरिफ खान की खुद कोरोना संक्रमण से ग्रसित हो गए। शनिवार को दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में उनकी मौत हो गई। शहीद भगत सिंह सेवा दल द्वारा अब तक 488 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लाशों को निःशुल्क सेवा दी गई है। वहीं 623 कोविड-19 पॉजिटिव मरीज भी एम्बुलेंस की सेवा ले चुके हैं। सेवा दल की ओर से बताया गया है कि 90 ऐसी लाशों का भी संस्कार किया गया है जिनके घर वाले घर पे क्वारंटाइन थे। शहीद भगत सिंह सेवा दल की ओर से अपील की गई है कि आप सब दुआ करें कि भाई आरिफ खान की आत्मा को शांति मिले। सर्दियां उलट सकती है कोरोना के कम होते मामलों के ट्रेंड को। बताते चले कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखी जा रही है। इस पे एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि मुझे यही उम्मीद है कि रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या यही दिखाती है। हालांकि कोरोना के मामले कम होने को लेकर हमें 2 हफ्ते इंतजार करना चाहिए। अगर ये जारी रहता है तो अच्छी बात है, पर हमें सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखी जा सकती है। त्योहारों के मौके पर हमें संभाल कर रहने की जरूरत है क्योंकि इस दौरान कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। साथ ही सर्दियां नजदीक आ रही है, इस वजह से भी संभाल कर रहने की जरूरत है क्योंकि इस दौरान बहुत से सांस लेने से जुड़े हुए वायरस मरीजों को संक्रमित कर सकते हैं। बिहार चुनाव में रैलियों में नेता नहीं मिल सकेंगे गले, सरकार ने गाइडलाइन जारी की। बताते चले कि बिहार सरकार ने किसी भी इंडोर या आउटडोर रैली में शामिल होने वालों की गाइडलाइन तय की है। इसके तहत रैलियों में शामिल होने वालों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चुनावी सभा में नेतागण ना तो आपस में हाथ मिला सकेंगे ना ही गले लग सकेंगे। बताते चले कि गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बंद हॉल में होने वाले आयोजनों में 200 से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले सकते हैं। यदि रैली खुले स्थान पे हो तब भी मास्क पहनना जरूरी है। इसके अलावा रैलियों में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। गाइडलाइन में कहा गया है कि नेता गले मिलने या हाथ मिलाने से बचे। आयोजक स्थल पर टिश्यू पेपर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वहीं आयोजन स्थल की सफाई की पूरी जिम्मेदारी भी आयोजक की ही होगी। सुशांत की मौत से एक दिन पहले रिया चक्रवर्ती के उनसे मिलने की बात नहीं साबित कर सकी पड़ोसन, सीबीआई ने चेताया। बताते चले कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के एक दिन पहले रिया चक्रवर्ती से उनसे मिलने का दावा झूठा निकला है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने जब इन आरोपों पर रिया की एक पड़ोसन से सवाल जवाब किए तो सच्चाई सामने आ गई। सीबीआई ने ऐसे झूठे दावे करने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी दी है। बताते चले कि रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान सिंधे ने सीबीआई से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है जो मीडिया के समक्ष झूठे आरोप लगाते हुए दावे करते हैं। मान सिंधे ने कहा है कि हम टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने झूठे और फर्जी दावे करने वाले लोगों की एक सूची सीबीआई को भेजने वाले हैं। ड्रग्स मामले में 1 माह बाद जेल से बाहर आई रिया चक्रवर्ती ने उनके खिलाफ मीडिया में चल रहे दुष्प्रचार और झूठे दावों को लेकर पहले ही कोर्ट जाने का मन बनाया है। टीवी रेटिंग हेराफेरी केस में रिपब्लिक टीवी के सीईओ से मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर में हुई पूछताछ। बताते चले कि टीवी रेटिंग हेराफेरी मामले में रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खंचनदानी से रविवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। इससे पहले
मुंबई पुलिस ने विकास खंचनदानी को पूछताछ के लिए समन जारी करके तलब किया था। इसी सिलसिले में वह कल मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे थे। वहीं रिपब्लिक टीवी के CFO शिव सुब्रमण्यन सुंदरम ने पेश होने के लिए और समय मांगा है। रिपब्लिक टीवी के मुख्य वित्त अधिकारी सुंदरम ने शनिवार को कहा था कि 16 अक्टूबर तक उनकी अपॉइंटमेंट पहले से निर्धारित है, इसलिए उन्होंने कोई और तारीख देने का आग्रह किया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। उन्होंने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जल्द मामले की सुनवाई करने की मांग की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को कोरोना वायरस से इम्यून घोषित किया। बताते चले कि फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन को पछाड़ने के लिए एक बार फिर प्रचार अभियान में उतरने की तैयारी कर रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को कोरोना वायरस से इम्यून घोषित कर दिया है। यानी उनके अनुसार अब उन्हें कोरोना संक्रमण नहीं हो सकता। आरए मेट्रो कार सेट प्रदर्शनकारियों पर से सभी केस हो गए वापस। सीएम उद्धव ठाकरे का ऐलान, वन भूमि भी घोषित। बताते चले कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरए मेट्रो कार सेट के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों पर से केस हटाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सीएम ने आरए की 800 एकड़ जमीन को वन भूमि भी घोषित किया है। सीएम ने कहा कि हमने शिवसेना के रूप में पहले भी इस कार शेड का विरोध किया था। सीएम ने कहा कि अब मेट्रो कार शेड कंज्यूम मार्ग पर शिफ्ट किया जाएगा। आरए में कोई कार शेड नहीं होगा। उन्होंने बताया कि कंज्यूम मार्ग सरकारी जमीन है, इसलिए वहां कार शेड ट्रांसफर करने से कोई अतिरिक्त कॉस्ट नहीं आएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़। बताते चले कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थानीय पुलिस ने हिंदू समुदाय के एक मंदिर में तोड़फोड़ का मामला दर्ज किया है। इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया गया है। बंगाल बीजेपी की गवर्नर से अपील, पार्टी पार्षद की हत्या की जांच सीबीआई करे। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में मुकुल रॉय, जयप्रकाश मजूमदार और सब्यसाची दत्ता शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल ने पार्टी के पार्षद मनीष शुक्ला की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि 4 अक्टूबर को शुक्ला की हत्या टीटागढ़ पुलिस स्टेशन के सामने कर दी गई थी। दिल्ली में मुस्लिम लड़की से प्यार करने वाले दलित युवक की पीट कर हत्या। बताते चले कि दिल्ली के आदर्श नगर के 18 साल का राहुल ओपन स्कूल से बीए की पढ़ाई कर रहा था। वो अपने घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, क्लास लेने भी जाता था। 7 अक्टूबर की शाम 7 बजे के करीब उसे कुछ युवकों ने इतनी बुरी तरह से पीटा कि घर लौटने के कुछ घंटे बाद ही उसने दम तोड़ दिया। राहुल की अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर जहांगीरपुरी की झुग्गी में रहने वाली एक मुस्लिम लड़की से दोस्ती थी। जिन युवकों ने उस पर हमला किया वो उस लड़की के भाई और उनके दोस्त हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 नाबालिग हैं। कांग्रेस ने सुरजेवाला को बिहार चुनाव प्रबंधन की कमान सौंपी। बताते चले कि रविवार को कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को 3 चरण में होने वाले बिहार असेंबली चुनावों के लिए पार्टी के चुनाव प्रबंधन और कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया है। पार्टी की आधिकारिक रिलीज के मुताबिक सुरजेवाला 14 सदस्यीय पैनल की अगुवाई करेंगे। इस पैनल में पूर्व स्पीकर मीरा कुमार, पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय और पार्टी के स्टार प्रचारक शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद शामिल है। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। केंद्रीय मंत्री के बेटे सहित कई विधायकों के काटे टिकट। बताते चले कि बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा रविवार को कर दी। दूसरे दौर में पार्टी ने युवाओं पर सर्वाधिक भरोसा जताया है। चनपटिया के विधायक प्रकाश राय, अमनौरा के शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा और सिवान के व्यास देव प्रसाद की छुट्टी हो गई है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बेटे का भी टिकट कट गया है। वहीं पटना की सभी 5 विधानसभा में बीजेपी ने अपने विधायकों पर फिर से भरोसा जताया है। कोरोना संकट के बीच केजरीवाल सरकार ने आम लोगों को दी बड़ी राहत। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स माफ। बताते चले कि देश की राजधानी दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर लगने वाला रोड टैक्स नहीं देना होगा।
दिल्ली परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। 3 दिन में सुझाव आने के बाद उसे भी माफ कर दिया जाएगा। बीजेपी का चिराग पासवान को साफ संकेत, हमें दोस्ताना संघर्ष मंजूर नहीं। बताते चले कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी के साथ दोस्ताना संघर्ष मंजूर नहीं है। इसके 2 संकेत रविवार को मिले। पहला, गया की सभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव दोस्ती यारी का नहीं होता। वहीं पार्टी द्वारा जारी दूसरी सूची में 2 विधानसभा सीटों लालगंज और गोविंदगंज के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। पार्टी ने गोविंदगंज सीट पर सुनील मणि त्रिपाठी को उतारा है। वहीं वैशाली जिले की लालगंज सीट पर संजय कुमार सिंह उम्मीदवार होंगे। बताते चले कि पिछले विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी के राजू तिवारी और राजकुमार सिंह जीते थे। बंगाल में सिख युवक से बदसलूकी पर ममता सरकार की सफाई। वहीं बाबुल सुप्रियो ने किया तीखा हमला। बताते चले कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प के दौरान एक सिख युवक के साथ बदसलूकी और पगड़ी उतारने का मामला गरमाया हुआ है। इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार को बीजेपी की ओर से जमकर आलोचना हो रही है। अब पश्चिम बंगाल के गृह विभाग ने इस मामले में अपना पक्ष रखा है और बीजेपी पर इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया है। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी को रेप की धमकी देने वाला गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार। बताते चले कि गुजरात के कच्छ जिले के एक व्यक्ति को पुलिस ने सोशल मीडिया पर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बेटी को धमकी देने के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया है। झारखंड के रांची के रातू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी की। 4 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन। बताते चले कि एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके मुताबिक इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो गई है, जो कि 4 नवंबर तक चलेगी। ऐसे में जो भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इस तारीख तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए 50,000 घर बनाएगी सरकारी तेल कंपनियां। मंत्रालय ने जारी किए निर्देश। बताते चले कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी सरकारी तेल कंपनियों से प्रवासी मजदूरों के लिए 50,000 घर बनाने के लिए कहा है। इन मकानों में प्रवासी मजदूर मामूली किराया देकर रह सकते हैं। बताते चले कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच गांव में लाखों मजदूरों के पलायन के बाद किफायती किराए के आवास को विकसित करने के लिए सरकार की योजना के तहत मंत्रालय ने कंपनियों से 50,000 मकान बनाने को कहा है। हाथरस केस मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच। गाजियाबाद यूनिट की एक टीम पहुंची हाथरस। बताते चले कि हाथरस कांड में रविवार को सीबीआई गाजियाबाद की एंटी करप्शन ब्रांच ने हाथरस कांड में हत्या, सामूहिक बलात्कार, SC/ST एक्ट और जानलेवा हमले समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है और हाथरस पहुंचकर जांच भी शुरू कर दी है। सीबीआई ने हाथरस के चंदपा थाने में युवती के भाई की ओर से 14 सितंबर को दर्ज कराई गई एफआईआर को ही अपने केस का आधार बनाया है। जांच महिला डिप्टी एसपी सीमा पाहुजा करेगी। सीबीआई ने रविवार को हाथरस पुलिस से एफआईआर और दस्तावेज लिए हैं। सीबीआई ने केस में दुष्कर्म को शामिल जरूर किया है, लेकिन इससे पहले सफदरजंग अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगरा की फोरेंसिक लैब में इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। अब सीबीआई जांच में हाथरस कांड का पूरा सच सामने आएगा। इसके साथ ही आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2 अक्टूबर को हाथरस कांड की सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया था। 13 दिन से 90 फीट नीचे दबा है मजदूर, प्रशासन अब तक नहीं निकाल पाया है। बताते चले कि राजस्थान के पाली जिले में 90 फीट गहरे कुएं में एक मजदूर 13 दिन से दबा हुआ है। वहीं प्रशासन उन्हें नहीं निकाल पा रहा है और अब उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने तो मजदूर को मृत भी घोषित कर दिया है। वहीं पुलिस के रवैये पर अब उंगली भी उठ रही है। शादी के नाम पर मानव तस्करी का जरिया बन रही लड़कियां, हैरान करने वाली है यूएन की रिपोर्ट। बताते चले कि हाल में सामने आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में मानव तस्करी को लेकर हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विवाह के नाम पर दुनिया भर में लड़कियों का शोषण किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 12 वर्ष तक की लड़कियों का जबरन या धोखे से विवाह कराया जाता है और वही लोग
बाद में उसका शारीरिक शोषण करते हैं। मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की एक नई रिपोर्ट में जबरन विवाह और मानव तस्करी के बीच संबंध की पड़ताल की गई है, जिसके मामले की वास्तविक संख्या पूरी तरह सामने नहीं आ पाती है। बिहार इलेक्शन को लेकर नीतीश कुमार ने जारी किए 7 निश्चय पार्ट 2। बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को सत्ताधारी दल जेडीयू ने निश्चय पत्र 2020 जारी कर अगले 5 साल के विकास के अपने एजेंडे को बिहार की जनता के समक्ष रखा है। नीतीश कुमार ने रविवार की सुबह 7 निश्चय पार्ट 2 के निश्चयों को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर विश्वास जताया है कि बिहार के लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से 7 निश्चय पार्ट 2 को लागू कर वे बिहार को सक्षम और स्वावलंबी बनाएंगे। फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल ने जीता 13वां खिताब, फेडरर के सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम की बराबरी की। क्ले कोर्ट के किंग राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन का खिताब एक बार फिर जीत लिया है। उन्होंने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में नोवाक जोकोविच की चुनौती चुटकियों में खत्म कर दी। सर्बिया के जोकोविच इस समय दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, लेकिन नडाल ने उन्हें यूं खेल खेल में हरा दिया जैसे उनके सामने कोई नन्हा बच्चा हो। राफेल नडाल ने इस जीत के साथ ही पुरुष सिंगल में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। स्विस किंग फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। नडाल का यह 13वां फ्रेंच ओपन और कुल मिलाकर 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। कल आईपीएल टी20 में राहुल तेवतिया और पराग की तूफानी पारी की बदौलत राजस्थान ने हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। बताते चले कि राहुल तेवतिया ने रविवार को रियान पराग के साथ मिलकर 7 ओवर 5 गेंद में 85 रन जोड़कर राजस्थान को जीत दिलाने का चमत्कार कर दिखाया। राजस्थान ने हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। ये जीत खास इस वजह से भी है क्योंकि तेवतिया और पराग की साझेदारी तब हुई जब राजस्थान की टीम 12 ओवर में 78 रन पर टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाजों के विकेट खो चुकी थी, लेकिन तेवतिया और पराग ने विरोधी टीम को कोई मौका नहीं दिया। तेवतिया ने 28 गेंद पर नवाज 45 और पराग ने 26 गेंद पर नवाज 42 रन बनाए। तेवतिया के बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के निकले तो पराग ने 2 चौके और 2 छक्के जमाए। इन दोनों ने 1 गेंद बाकी रहते टीम को जीत दिला दी। कल आईपीएल के दूसरे मुकाबले में दिल्ली को हरा शिखर पर पहुंची मुंबई इंडियंस। बताते चले कि मुंबई ने रविवार को अबू धाबी में खेले गए आईपीएल के 27वें मैच में दिल्ली को 5 विकेट से हरा दिया। दिल्ली ने मुंबई के सामने जीत के लिए 163 रन का लक्ष्य रखा था। मुंबई ने इसे 20वें ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मुंबई ने 2 गेंद शेष रहते हुए लक्ष्य को पा लिया। मुंबई के लिए ओपनर डीकॉक और सूर्य कुमार यादव ने 53 रन बनाए। वहीं दिल्ली के लिए रबाडा ने 28 रन देकर 2 विकेट लिए। डीकॉक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। आज आईपीएल टी20 में बेंगलोर का मुकाबला कोलकाता से। दोनों ही टीमों ने अभी तक 6-6 मैच खेले हैं और दोनों ही टीमों ने 4-4 मैच जीते हैं, लेकिन पॉइंट टेबल में कोलकाता तीसरे स्थान पे है, वहीं बेंगलोर चौथे स्थान पे है। तो दोनों ही टीम इस मैच को जीतकर तीसरे स्थान पे रहना चाहेगी। इस मैच का सीधा प्रसारण शाम के 7:30 बजे से और डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर मिलता हूं मैं आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार। We'll be right back.